हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई नहीं है, लेकिन अब यह गुटबाजी बड़े पैमाने पर पहुंच गई है और इसी गुटबाजी पर पार पाने और आगे की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए चिंतन के लिए 1 अगस्त को हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। लेकिन इस चिंतन शिविर से पहले ही चिंतन शिविर पर पार्टी की गुटबाजी रफ्तार पकड़ रही है। चिंतन शिविर के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायकों और 2019 में पार्टी के उम्मीदवार रहे हरियाणा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों को न्योता दिया गया है। अगर न्योता नहीं दिया गया है तो वो हैं हरियाणा कांग्रेस के ही प्रभारी विवेक बंसल। अब बहस इसलिए जरूरी है कि प्रभारी को ही दरकिनार कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों में क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। दिनों प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने प्रस्तावित मुझे तिथि बताई थी और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो सब चीज़ों का संज्ञान है और अपन पार्टी शीर्ष नेतृत्व सब चीज़ों का संज्ञान लेती है और उसी के अनुरूप चीज़ें होंगी। पर यह हमारा आंतरिक मामला है। देखिए, इनविटेशन में पार्टी का उधर का नेतृत्व है, तो इनविटेशन और ना इनविटेशन का कोई मतलब नहीं। अगर मुझे जाना होगा तो मैं जाऊँगा, अगर न्योता नहीं भी होगा तो वो कोई ख़ास बात नहीं। कांग्रेस का चिंतन मंथन जो भी कर ले, एक अंत कांग्रेस का साफ दिख रहा है कि जब और लोग सीबीआई के ईडी और सीबीआई के जाया करते थे, जब तो ये कहते थे कि वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और जब इनके नेताओं को ऐसी गड़बड़ के लिए बुलाया जा रहा है जो खुद उनकी डायरेक्टली जेब का फायदा कर रही है, तब ये उसके विरोध में और चिंतन शिविर भी लगा रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसा जब पॉलिटिकल पार्टी कदम उठाने लग जाए तो उस पार्टी का अंत मानते हैं। कांग्रेस अब वो उस मौके पर है जब नैया पानी में डूबने वाली। और इस मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल ये कि हरियाणा कांग्रेस के चिंतन शिविर से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को क्यों दूर रखा जा रहा है, जो कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांग्रेस को एकजुट रख पाए और खुद वो इसका शिकार हो रहे हैं। हरियाणा में गुटबाजी से पार पाना कांग्रेस हाईकमान के लिए क्या बड़ी चुनौती है? सवाल नंबर 3, क्या गुटबाजी के साथ कांग्रेस 2024 में विरोधियों को कड़ी चुनौती देने में सक्षम हो पाएगी? जब पार्टी के अंदर ही एक दूसरे के लिए सब चुनौती बन जाएं, तो क्या विरोधियों को चुनौती देना उनके लिए आसान होगा? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। एक बार फिर से सवालों पर नजर डालेंगे। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। एक छोटा सा परिचय मैं करवा देता हूं। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डिंपल सोही साहब हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। और हमारे साथ अर्जुन सुडौल साहब हैं, प्रवक्ता हैं एनएलडी के। पंकज बेनीवाल जी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। अब से कुछ ही देर में उम्मीद है कि बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन पहला सवाल बजरंग जी आपसे, कि पार्टी के प्रभारी को चिंतन शिविर से दूर रखा जाना, जबकि चिंतन के मामले में यदि विचारों की बात करें तो सबसे ज्यादा बेहतर वो बता पाएंगे। जो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय शिविर लगाया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा जी, उसमें एक फैसला लिया गया था, जो प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष है वो अपने स्टेट लेवल पर चिंतन शिविर लगाएंगे और प्रदेश के अंदर घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी का अब जो नीतियां उसका प्रचार करेंगे और प्रदेश के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर पद यात्रा भी कांग्रेस पार्टी द्वारा की जाएगी, प्रभारी के बिना। ये उसमें सुनो मेरी बात, मैं त्रिपाठी जी पूरी बात मैं बोल लूंगा, आपको पता लग जाएगा। ये तो आपने बात कही वो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। आप कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से लेटर निकला है उसके अंदर साफ लिखा है 1 तारीख को 10 बजे से लेके 5 बजे तक होटल गोल्डन के अंदर मोरनी रोड पर वहां ये चिंतन शिविर लगेगा। उसके अंदर 4 नंबर कॉलम के अंदर देखोगे नीचे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो हमारे एआईसीसी के जो हमारे पदाधिकारी है उसका उनमें लिखा, उनको कॉपी गई हुई है
वो कॉपी जो आज इशू है वो सब ना पूछियो लेट हो जाए, आज ही कॉपी इशू है, मेरे पास लेटर आया हुआ है 4 नंबर में, उसमें विवेक बंसल जी के पास भी जाएगी कॉपी, उसमें किसी CWC के मेंबर के पास भी जानी है, महामंत्री के पास भी जानी है, और जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता है उनके पास भी जानी है, जबकि कॉपी आज तक मेरे पर नहीं आई। मैंने स्पेशल मंगाई, जब आपकी डिबेट का पता लगा तो मैंने उसी टाइम प्रदेशाध्यक्ष जी से बात करा, मैं कॉपी भेजो भाई, उसमें क्या है, तो मैंने कॉपी पूरी पढ़ी, जन जागरण अभियान भी पढ़ा, ये 10 बजे से 5 बजे तक का है, उसके अंदर आपने आपके पास लेटर भी होगा, और लेटर में 4 नंबर पे देखोगे आपको स्पष्ट पता लग जाएगा, उसकी वो कॉपी के अंदर विवेक बंसल जी का भी कॉपी जाएगी। थोड़ा हो सकता है आज या बंसल साहब को भी ऐसे ही मंगानी पड़ेगी जैसे बजरंग जी ने मंगाई? नहीं, वो समझे नहीं, आज इशू हुई है जी। वो जब तुम बाई डाक भेजेंगे तो जब ही तो मिलेगी। दोनों आज डिस्पैच, उन्होंने बताया आज डिस्पैच की कॉपी। और एक बात और है, आपका चैनल पर मैं देख रहा था, विवेक बंसल जी ने स्पष्ट कहा, प्रदेशाध्यक्ष जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से विचार विमर्श किया, चिंतन शिविर लगाए हैं, उनसे सलाह करके काम हो रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन कहाँ है? ये कंफ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा है वो सिर्फ आप मान के चलना, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या चाहती है? हाँ। वो चाहती है कि देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी रहे, पूरा देश में अंदर कोई विपक्ष ना रहे। नहीं, तो बजरंग दास जी ये बात तो आपको भी सोचनी पड़ेगी कि आप बजरंग दास जी और बाकी जो नेता हैं कांग्रेस के, वो इस बात को तय करें कि बीजेपी की मंशा को वो सिरे न चढ़ने दें, कामयाब ना होने दें। आपकी पार्टी के नेता उनकी मंशा को पूरा करने में लगे हुए हैं सर। मैं भी जिक्र करूंगा, मैं सर आऊंगा फिर आपके पास, और चूंकि उनको आगे आने दे रहे हैं, मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं आऊंगा। ये डरते ही कांग्रेस से। अच्छी बात है सर, डरना भी चाहिए। अगर सत्ताधारी दल विपक्ष से न डरे तो फिर लोकतंत्र की फिर क्या बिसात रह जाएगी सर। लोकतंत्र हमारे देश का इतना बड़ा और इतना महान लोकतंत्र है। मैं आऊंगा बजरंग जी, सुनिए ना, सुनिए तो सही। हमारे साथ रमन मलिक जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। रमन जी बहुत स्वागत है, थोड़ा समय आपने लिया, लेकिन बीजेपी आते ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी को टारगेट किया है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी डरती है कांग्रेस से। देखिए, बीजेपी क्या करती है क्या नहीं उसका तो आपको यही पता लगेगा, चाहे बजरंग दास जी हों और चाहे राहुल गांधी। नीचे से ऊपर तक एक ही राग अलापते हैं कि जी भाजपा हमको तोड़ देती है, भाजपा हमको मरोड़ देती है, भाजपा हमको ये कर देती है, भाजपा वो कर देती है। मानो भाजपा मदारी हो गया और मदारी के डमरू पे नाचने वाला जो होता है वो कांग्रेस होगी। अगर आपका संगठन ही ऐसा है तो, और आपके संगठन में ये शक्ति ही नहीं है कि वो संगठित रह सके, तो आपसे बड़ा देश के लोकतंत्र का हत्यारा और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि पहले आपने देश को बेच के उसकी हत्या करी, बाद में एक नपुंसक विपक्ष बन के देश की हत्या कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देश की मर्यादा के साथ खेलते हैं बजरंग दास जी। आज अधीर रंजन राय चौधरी ने जो करा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति को जो शब्दावली यूज करी है, ये एंटोनियो माइनो के संस्कार हो सकते हैं, किसी भारतीय के नहीं हो सकते। जिस प्रकार से नेम कॉलिंग करी गई, जिस प्रकार से अभद्र बात करी गई उनके लिए, वो ना सिर्फ एक महिला का, ना सिर्फ एक सीनियर सिटीजन का, ना सिर्फ एक दलित का, बल्कि संपूर्ण भारत के मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है। और ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो का पद है वो राष्ट्र का सर्वोच्च पद है। उससे बड़ा पद भारत में नहीं है, ना संविधान बोलता है उससे बड़ा पद है, और संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। तो क्या राष्ट्रपति और संविधान को गाली देने वालों को डेमोक्रेसी में रहने की आजादी होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को हमारे को बर्दाश्त करना चाहिए जो देश के महामहिम के ऊपर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करे? माफी मांग रहे हैं सर, वो कह रहे हैं गलती से निकल गया, माफी मांग रहे हैं, गलती से 2 बार ही निकल जाती है। और जिस पत्रकार के निकली उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से अपना इंटरव्यू दिया पत्रकार ने कि जी 1 बार ही नहीं 2 बार ही बोला है और कोई गलती से स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ये जो फैक्ट है वो ये है दैट इनकॉम्पिटेंसी जो है कांग्रेस की, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व की हो या एलओपी की हो या प्रवक्ताओं की हो, तो देश के एक भद्दा मजाक है। जैसे निर्भया कांड हुआ था, आज का जो ये प्रकरण है ये देश के लोकतंत्र का निर्भया कांड है। ठीक है, मैं आऊंगा रमन साहब, क्योंकि कांग्रेस में अभी एक चिंतन शिविर होना है
और ये चिंतन शिविर से पहले एक बड़ी चिंता ये एक बड़ी चिंता मलिक साहब, एक बड़ी चिंता ये है कि वो प्रभारी के बिना ही शुरू होने वाला था। हालांकि बजरंग दास जी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अभी उनके पास वो लेटर जाएगा, वो कॉपी उन्होंने मंगा ली और वो लेटर उसमें उनका भी नाम है, वो उनके पास जाएगा। लेकिन अभी चूंकि बहुत स्पष्ट तौर पर जब हमने, हमारे सहयोगी ने, हमारे ब्यूरो चीफ ने उनसे बात की, मलिक साहब से, बंसल साहब से माफ कीजिएगा, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है और आपके प्रभारी अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो ये भी एक चिंता की बात है। और चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। जेजेपी से रिम्पल सोही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिम्पल जी, अभी की परिस्थितियां कांग्रेस के लिहाज से, हालांकि संगठन सभी का एक जैसा ही काम करता है, वो राजनीति में आना, राजनीति के साथ साथ फिर सत्ता में आने के लिए लोगों की सेवा करने के साथ साथ ये काम सभी का ध्येय आखिर में सत्ता में जाने का ही होता है। और इस चीज़ से आप लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि बड़े नेताओं की जब अनदेखी होती है तो क्या होता है, जेजेपी से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। कुछ साल पहले जब आप लोग इनेलो थे तब आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैडम, आपका ऑडियो शायद उधर से म्यूट है, अगर आप अनम्यूट करेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। क्या मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ मैम, बताएं। जी जी, देखिए, जैसा कि आप दुष्यंत चौटाला जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ने जैसा कि आज कहा कि अब इस समय कांग्रेस चाहे चिंतन शिविर कर ले, चाहे मंथन कर ले, ये चिंतन शिविर और ये मंथन हर रोज टीवी की डिबेट्स में किए जाते हैं। आपके द्वारा भी, कैमरा के उस तरफ बैठे हुए लोगों के द्वारा भी, इस तरफ बैठे हुए लोगों के द्वारा भी, कि कांग्रेस पार्टी का कुछ आधार बचा है या नहीं, आने वाले समय में कांग्रेस का कुछ भी आधार होगा या नहीं, ये मैं आज आपको ये कह देना चाहती हूँ कि निराधार हो चुकी है कांग्रेस, कम से कम हरियाणा में। आप देखिए, आप अगर एक ही लीडर के अराउंड आप घूमते रहेंगे, बजरंग जी नहीं, बजरंग जी ऐसे नहीं चलेगा। खुले बोल रहे हैं। राम कुमार गौतम क्या बोलता है? मैं आऊंगा ना, सुनिए बजरंग दास जी, मैं आ रहा हूँ, सुनिए तो सही। 7 महकमे जीम गया राम कुमार गौतम ने, क्या बोला? 7 बजरंग जी सुनिए ना, बजरंग जी प्लीज सबको मौका दीजिए प्लीज। बजरंग जी सुनिए सुनिए बजरंग जी प्लीज सुनिए सर, सुनिए बजरंग जी सुनिए ना, इतने अधीर मत होइए सर, सुनिए बजरंग जी सुनिए, प्लीज सुनिए बजरंग जी, सुनिए सबको मौका मिलना चाहिए, सुनिए। सुनो, मौका क्या है? मलाई खाने के लिए तो बैठे हैं गोद के अंदर। अरे बजरंग जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए सर, सभी प्रवक्ताओं को मौका दीजिए सर, अभी और भी हैं बजरंग जी, अभी और भी हैं। अभी आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के प्रवक्ता तो चुप हैं, अभी पंकज जी से भी रिएक्शन लेंगे। दुकान में सामान हो, दुकान में सामान सुनिए बजरंग जी सुनिए, ऐसे आप व्यवस्था मत फैलाइए प्लीज सर। आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं सर, आप ऐसा ना करें प्लीज। बजरंग जी सुनिए ना, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं सर? सुन लीजिए, जज्बाती मत होइए सर, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी दूध में मक्खी सर, वो तो भविष्य की बात है, अभी सुन तो लीजिए ना, थोड़ी हिम्मत रखिए सर। बजरंग जी प्लीज बजरंग जी सुनिए, प्लीज थोड़ी हिम्मत रखिए सर, थोड़ी हिम्मत रखिए, सुनिए। जीतने के बाद मेरी बहन बोलती है कांग्रेस के खिलाफ बोलते हो, पल्ले कुछ है नहीं। कोई नहीं सर, सुनिए रिम्पल जी बात पूरी कीजिए। पल्ले बजरंग दास जी, कांग्रेस सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी और हम आज सरकार का हिस्सा है, चाहे हमारे पास 10 एमएलए है और आपके पास जितने भी है, और आपके हाथ में कितने हैं उसमें से एमएलए, आप आज बता दीजिए। आपके 2 एमएलए साफ आपके प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बोल चुके हैं, उसमें सवाल उठा चुके हैं। दूसरी बात ये त्रिपाठी टीम को 8 जाने वाले हैं। सुनिए सर, सुनिए, मैंने आपको ये बहुत बार कहा है, बजरंग दास जी मुद्दे से मत भटकाइए प्लीज, सुनिए ना, प्लीज सुनिए। महाराष्ट्र में पटाखा बोल रहे हैं, सुनिए बजरंग दास जी, और लोग भी हैं सर, प्लीज बजरंग दास जी प्लीज सुन लीजिए। मुद्दे की बात तो बहन जी करती हुई, मुद्दे की बात पे आप आने दे रहे हैं, डिम्पल जी आप बात पूरी कीजिए, ठीक है। तभी आप बोलना शुरू करते हैं,
बजरंग जी सुनिए ना सर ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा मुझे सर, प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए सर, निवेदन है सर, आपको समय दूंगा, मैं फिर समय दूंगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे रिएक्शन लिया। प्लीज सुनिए, रिंपल जी बात पूरी कीजिए। जी मैं यही कह रही हूँ कि ऑलरेडी इनके 2 एमएलए जो इस टाइम पे सिटिंग एमएलए हैं वो इनके प्रदेश प्रभारी पे सवाल उठा चुके हैं। आज ये हमें इस डिबेट पर आकर ये कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी को लेटर जाएगा। बजरंग दास जी को पहले लेटर आया, प्रदेश प्रभारी क्योंकि शायद बहुत दूर के नेता होंगे, बहुत दूर रहते होंगे, उनको लेट लेटर जाएगा। ये साफ साफ तो कांग्रेस है ये एक लीडर के नाम पे चलने की कोशिश कर रही है हरियाणा में, और ये संभव नहीं है। ये कांग्रेस का लगातार ये निराधार होती जा रही है। और जिस तरह से दुष्यंत जी ने कहा कि ईडी के जब नोटिस आते हैं या ईडी कोई इनसे पूछताछ करती है उस समय आप सड़कों पे चले जाते हैं, वैसे आप ये कहते हैं कि ईडी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है? ये किस तरह का? आपको लगता है कि ऐसी किसी भी पार्टी को, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि क्या ये ऐसी किसी भी पार्टी को जनता अब जगह देगी सत्ता में? जब आप एज एन ऑपोजिशन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जब एज एन ऑपोजिशन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरकार में आके भी क्या करेंगे? बिल्कुल, लोगों के साथ जमीनी घोटाला कर करके जमीन आपकी खुद की खिसक चुकी है कांग्रेस। ठीक है, और प्रवक्ता अर्जुन जी हमारे साथ इनेलो से, उनके पास चलेंगे। अर्जुन सुडाल साहब, अर्जुन जी, एक समय जब आईएनएलडी ने भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां देखी, जब विघटन होता है, पार्टी टूटती है तो बड़ा नुकसान होता है, कुछ परिस्थितियां कांग्रेस की भी वैसी देखते हैं आप? देखिए, हमारी जो उस टाइम परिस्थितियां हुई वो सबको पता है, पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है कि किस तरह से एक धोखा देकर पार्टी को तोड़ने का काम किया, एक विश्वासघात काम करने का काम किया गया। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में कोई आज नया नहीं है, कांग्रेस में लगातार निरंतर, ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस में तो अब देखिए सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जो कुछ भी हो उनकी मर्जी से हो, सबको उन्हें दरकिनार करने का काम किया। वो टाइम भी था दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष का सिर फोड़ दिया जाता था, और आज भी वही टाइम है कि रणदीप सुरजेवाला जी को भी बाहर से जाकर चुनाव लड़ना पड़ता है। और इसका एक जीता जागता सबूत अभी हाल ही के दिनों में विधानसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, सॉरी, उसमें देखिए किस तरह से कांग्रेस की आपसी फूट के कारण उनके उम्मीदवार को हार का सामना देखना पड़ा, और एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखे। कोई किरण चौधरी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस उसका नाम उजागर नहीं कर पाई कि किसने वो गलत वोट डालने का काम किया। और इसी तरह जैसे बजरंग दास जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष इस देश में रहे, इस प्रदेश में रहे। इस प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। बजरंग दास जी, विपक्ष की भूमिका अगर निभानी होती तो जनता के, हरियाणा प्रदेश के आम मुद्दों को उठाने का काम आप लोग करते, आप लोग आम जनता की आवाज बनकर रोते। लेकिन इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं पर जब ईडी के छापे पड़ते हैं उनके लिए तो ये प्रदर्शन करना जानते हैं, लेकिन आम जब हरियाणा प्रदेश की जनता के मुद्दे, शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, उस पर कोई भी ये प्रदर्शन नहीं करने का काम करते। इस तरह से कांग्रेस की आज हालत बहुत बदतर से बदतर होते जा रही है, और ये कह लो कि इनकी तो जूतियों में दाल बट रही है। पंकज बेनीवाल साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। पंकज जी, कांग्रेस से काफी कुछ सीख रहे हैं आप लोग धीरे धीरे। अभी इस वर्तमान परिस्थिति से, चिंतन शिविर से पहले के जो घटनाक्रम हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी सतर्क है? जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टियां हैं। हुड्डा साहब जो है, पहले तो कुमारी सैलजा को साइड में किया, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को साइड में कर दिया, उसके बाद किरण चौधरी को साइड में कर दिया। अब इनकी इन नेताओं से भी बात नहीं बनी तो हरियाणा के प्रभारी को भी ये लोग बिल्कुल हटा देने के मूड में है, विवेक बंसल जी को भी। उनके बिना ये चिंतन शिविर करना चाहते, तो चिंता बात किस बात की चिंता में इनको रह गई है हुड्डा साहब को? इन्होंने सारी बातें तो अपने रास्ते से हटाई दी हैं। एक विवेक बंसल जी इनके रास्ते में एक बाधा आते हैं, उसके लिए इन्होंने चिंतन शिविर किया कि उसको भी कैसे अपनी लाइन से हटा दिया जाए, पूरे हरियाणा को ग्रैब करके, और पूरी कांग्रेस को यूं का यूं बीजेपी में विलय कर दिया जाए। ये तो बीजेपी के कहने पे हुड्डा साहब सारी चीजें चला रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस के अंदर और भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके ना कोई बयान आने दिया जाता, ना कुछ और उनको काम करने दिया जाता, सिर्फ अपनी ही अपनी डपली, अपना ही राग वो गा रहे हैं। और कभी उनके कुलदीप बंसल साहब पे वो लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। तो कांग्रेस के अंदर इतनी फूट है, इतने धड़े बन चुके हैं कांग्रेस के, कांग्रेस को खुद ही नहीं पता हमें अपने वजूद की लड़ाई लड़नी कैसे है।
तो इनके टिंटन सीवर से कुछ नहीं निकलने वाला। आज हरियाणा के अंदर अगर कोई भी पार्टी विपक्ष का काम कर रही है, सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे प्रभारी, सारे के सारे मिलकर आज हरियाणा के अंदर जो विपक्ष एक मजबूत विपक्ष की तरह काम करते हैं वो कर रहे हैं। स्कूलों को लेकर के हम सड़कों पे हैं, रोड जो खराब है उनके लिए सड़कों पर हैं, जो सीवर लाइन खराब है उनके लिए सड़कों पर है, जो अवैध खनन के जो मुद्दे आज सामने आ रहे हैं उनके लिए सड़कों पर आम आदमी पार्टी है। अवैध खनन में कैसे बीजेपी अपने दरकिनार कर जाती है, कुछ भी कहने से बचती है उन सब चीजों के लिए। इन सब चीजों के लिए आज अगर विपक्ष का कोई दामन थामे हुए, विपक्ष का कोई मजबूत स्तंभ है आज हरियाणा के अंदर, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस, बीजेपी या जजपा, ये सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनके किसी के भी कंसीवर से सब कुछ यही निकल के सामने आएगा बीजेपी। आज बीजेपी ने हुड्डा साहब को बिल्कुल दबा रखा है जी, और वो सिर्फ बीजेपी के कहने पर ही सारी चीजें घटित हो रहे हैं। राज्यसभा में नहीं तो राज्यसभा की जो एक सीट थी वो कैसे इनके हाथ से फिसल गई, ये सिर्फ इनकी अंदरूनी जो खटपट है, जो इनके आपसी मतभेद हैं, उन चीजों की वजह से राज्यसभा हारे। और आज हरियाणा के अंदर जो पालिका चुनाव थे उनमें क्यों नहीं चुनाव लड़ाई लोगों ने? पालिका चुनाव से भी बच्चे नजर आई कांग्रेस, क्योंकि ना तो उनका जनाधार रहा है और ना ही बीजेपी से वो लड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के अंदर आज एक बड़ा नेता है और फिर वो एकदम से सारी चीज को वहां पर जो अभी बाकी प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो जनता के बीच जा नहीं पा रहे, वो मोबिलाइजेशन चुनाव के टाइम पे बीजेपी की तरफ दिखाई देगा। ये सब के सामने थोड़े दिन के बाद सामने आ जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी ऐसी जो आज विपक्ष के मुद्दे वहां उठा रही है, बाकी तो सारी पार्टियां मलाई खाने में लगी हुई है। ठीक, चाहे वो डॉक्टर साहब मैं आऊंगा, फिर आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद बजरंग दास जी के पास चलेंगे। और जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा अधीर हुए थे बजरंग जी, लेकिन फिर उन्होंने बड़े धैर्य से सुना। सभी प्रवक्ताओं को जरूर रिएक्शन देना चाहेंगे। रमन मलिक साहब के पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चिंतन शिविर से कांग्रेस 2024 को साधने का प्रयास कर रही है या फिर जो कुछ नेताओं की नाराजगी है या खींचतान है उसे कम करने का प्रयास रहेगा। बजरंग दास जी मौजूद हैं। बजरंग जी, 2 विधायक आपके के.सी. वेणुगोपाल जी के पास गए और उन्होंने प्रभारी की शिकायत की है। अब ये पार्टी का लोकतंत्र है या गुटबाजी का असर? त्रिपाठी जी, आजाद भारत के अंदर हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने का अधिकार है। पार्टी प्लेटफॉर्म में कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है। महामंत्री से मिले हैं, उनका अंदरूनी मामला किस लिए मिले हैं, क्या बात है क्या नहीं, तो वो खुद वही विधायक ही बताएंगे ना। और जहां तक मामला, मेरी छोटी बहन ने कहा कि भाई कांग्रेस तो साफ होगी, दुष्यंत चौटाला जी का मैं बयान आपके चैनल में सुन रहा था, ये ईडी से घबराते हैं। भाई मैं यही पूछना चाहता हूँ, 8 साल हो गए केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हरियाणा के अंदर बने हुए। 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ये बता दे, एक भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर या उनकी सहयोगी पार्टी है उनके ऊपर किसी के ऊपर सीबीआई का, ईडी की कोई कार्रवाई हुई? इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी पार्टी है वो तो है साहूकार, बाकी सारा देश ही चोर है, सारा देश ही चोर है। ये लोग वो बोलते हैं जिन्होंने रजिस्ट्री बैन, कोरोना के समय में रजिस्ट्री बंद थी, अरबों रुपए की रजिस्ट्री करवा दी। वो किसके पास महकमा है? पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस कस्टडी में शराब थी, करोड़ों रुपए की शराब बिकवा दी, किसके पास महकमा है? खनन घोटाला हुआ, खनन के नीचे, पहाड़ के नीचे कितने मजदूर बन गए, किसका कसूर है? आप देखिए, जिस राज्य के अंदर पुलिस के उच्च अधिकारी, जिसके अंदर खनन माफिया गाड़ी चढ़ाकर मार देते हैं, आज जनप्रतिनिधि जो विधायक होते हैं, विधायक को ऊपर लगातार धोती पर धोती मांगी जा रही है। जो सरकार अब विधायकों की सुरक्षा ना कर सके, पुलिस अधिकारी की सुरक्षा ना कर सके, वो आम जनता की सुरक्षा क्या करेगी? आज मुद्दा मैंने ये है, मगर ये मुद्दा को भटकाकर ईडी की तरफ, भाई ईडी से किसी को डर नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, आप मानोगे सीबीआई और अदालत,
ये चारों जो संवैधानिक संस्था है, देश की जनता को इसके ऊपर विश्वास है। मगर दिक्कत क्या है, केंद्र सरकार जो है उन पर दबाव घेर कर विपक्षी नेताओं को उसको के लिए दुरुपयोग करती है। आज कांग्रेस पार्टी की बात थोड़ी है, देश के अंदर जितनी भी विपक्षी पार्टी है सबके साथ इन्होंने ऐसे किया हुआ है, ऐसी कार्रवाई करते हैं। अरे हम कहते करो कार्रवाई, आप इंक्वायरी करो, पूछताछ करो। जब जब ईडी ने राहुल गांधी जी को बुलाया वो नहीं गए, 4 बार बुलाया, कार्यकर्ताओं के साथ गए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ गए, सड़कों पर प्रदर्शन भी हुआ। बिल्कुल कार्यकर्ता जाना चाहते थे, नेता जाना चाहते थे, क्या रोक है क्या? कोई आदमी जा नहीं सकता क्या? बिल्कुल जा सकते हैं सर, सिटिंग सीएम भी जा सकते हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं। बाहर तो सुनाई कर सकते हैं, बिल्कुल राज्य का कामकाज छोड़कर सिटिंग सीएम भी नारे लगा सकते हैं, इसमें भी कोई रोक टोक नहीं। भारतीय लोकतंत्र है सर, मैं सबकी में आजाद है। ये आजादी नहीं है, चाहो तो दिल्ली सील कर दो, दूसरी स्टेट का कांग्रेसी नेता दिल्ली में घुस ना सके। कोई मतलब अपने को प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात कहना चाहे, उसकी पकड़ के टांग खींच के एमपीओ को बसों के अंदर ठूस के अंदर जेल में ले जाए। जो आदमी राहुल गांधी जी परसों जब राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे, वहां जाने के लिए निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया, पूरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? इस देश को कहां लेके जा रहे हैं? आप भय दिखाना चाहते हो सीबीआई का, ईडी का? हम कहते हैं कार्रवाई करे, इंक्वायरी करे, उनका राइट है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन इंक्वायरी करी, 10-10, 11 घंटे इंक्वायरी करी, और ईडी ने खुद कहा राहुल जी आप क्या ठीक। एक चीज और बजरंग जी, एक चीज और बताइए, नीरज शर्मा को किस बात का भय है? वो दूसरी काली भेड़ ढूंढ रहे हैं और प्रभारी को सवालिया निशान लगा रहे हैं। प्रभारी का काम वो चेक करना है कि वो राज्यसभा में अगर वोट सही हो रहा है गलत हो रहा है, प्रभारी की वहां ड्यूटी लगी हुई थी। तो ये दूसरी काली भेड़ क्यों ढूंढी जा रही है? उन्हें किस बात का भय है? देखिए, उनको किसी बात का भय नहीं। ये बात तो मानोगे ना आप, जो छिंदे शिवसेना में था, उसके ऊपर ईडी के केस पे केस, वही छिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया, वो साफ पाक हो गया, वो ईमानदार बन गया। इसी प्रकार कुलदीप बिश्नोई के ऊपर ईडी के केस, दोनों बापू बेटे ऊपर केस चल रहे हैं, इनके के छापे। वो कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा तो ईमानदार साफ पाक हो जाएगा। इसी प्रकार कहा मामला है, ये दबाव की प्रेशर की राजनीति करके जिस प्रकार महाराष्ट्र की सरकार गिराई है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है, भाई बताना चाहता हूं, मैं दादा गौतम महाराज जो नारनौंद का विधायक है, मेरा साथी है, उसने एक बात बड़ी अच्छी कही थी। बोला भाई हम तो रिटायर होने वाले हैं, बोला भाई एक ऊत 7 के 7 महकमे जीम गया, सारा क्यों खाएगा, किसी ने लेने को लगन है। भाई उनका भी हाल देख लेना, 5-6 महीने रुक जाओ, 5-6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी दूध के अंदर मक्खी की निकाल कर बाहर फेंकेगी। पूरी प्लानिंग बन चुकी है। मैं मेरी छोटी बहन को बताना चाहता हूँ, सिस्टम बना लो, गीत गान डूम की तरह गीत गाने से कोई बढ़िया बात नहीं होती। आपने मुद्दा उठाना चाहिए, सरकार में हो, गरीबी के बोलो, आप महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो। सर मुख्य विपक्षी दल आप हैं, आप सरकार के सहयोगी से कह रहे हैं कि आप ऐसा मुद्दा उठाइए। मुख्य विपक्षी दल तो अपनी खींचतान में लगा हुआ है, आप सत्ताधारी दल को नसीहत दे रहे हैं सर। देखो ये काम तो सर आपका है वैसे कायदे से। हम तो रोज जा रहे हैं, आपके चैनल में रोज नहीं आ रहा, आपके जी न्यूज में देखिए आप डेली हमारा। ठीक है, मैं आ रहा हूं बजरंग जी, एक रिएक्शन रमन साहब से ले लेते हैं। गैस सिलेंडर के जो रेट बढ़े, डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं, सुनिए। प्रदर्शन देखो आप, आपका चैनल भी खुद दिखा रहा है। जी बिल्कुल दिखाएंगे सर, वही विषय है। क्योंकि रमन मलिक जी, जब एक प्रभारी पार्टी का कोई प्रभारी होता है तो वो अपने आप में एक बड़ा नेता होता है, और खास करके विवेक बंसल जैसे एक सीनियर जो नेता हैं जिनको अच्छा खासा लंबा अनुभव है, वो कह रहे हैं कि मैं इस विषय पर बोल नहीं सकता, या मैं बोलना नहीं चाहता, मैं इस पर खुल के नहीं बोलूँगा। बस वो इसी तरह के रिएक्शन दे रहे थे जब हमारे ब्यूरो चीफ उनसे बात कर रहे थे। तो ठीक है, चिंतन शिविर में आप नहीं बुलाते हैं, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक विषय हो सकता है, उनके अधिकार क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन इस तरह से साइडलाइन करना सर ये क्या इशारा है? बीजेपी के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा आने वाले वक्त में? ऐसा है, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जी। हुड्डा साहब के पास कोई ना कोई पोटली है मजेदार सी। वो पोटली ऐसी है कि वो पोटली जब नीचे दिखाते हैं तब भी
सब सहम जाते हैं और ऊपर दिखाते हैं तब भी सब सहम जाते हैं। तो क्या वो पोटली माइनो परिवार की है या वाड्रा परिवार की है? कौन से परिवार की ऐसी कोई पोटली है उनके पास? न्यू दिखावे और न्यू सारे बैठ जावे। तो ये जो है ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता पाएंगे कि वो पोटली के अंदर है क्या। दूसरी बात जो आपका विशेष है उसमें ये है कि देखिए, जिस पार्टी के अंदर सुरजेवाला जी जब दूसरी बारी एमएलए का, एक ही टर्म के अंदर दूसरी बारी एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, तो सौदा निपटाने की बात हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और निपटाया किस किस को है वो देखिए, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, शैलजा हो, किरण चौधरी हो, कैप्टन अजय यादव हो, चाहे वो अशोक तंवर हो, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं और उसको ठग के नकारा करके छोड़ दिया। तो ये कला है उनके अंदर। इस कला का वो इस कला की प्रदर्शनी जो है वो स्टेट में भी करते हैं, सेंटर में भी करते हैं। अच्छा, सारे G23 के ऊपर सोनिया जी नाराज हो जाती है, सिर्फ एक G23 का आदमी है जिसके ऊपर नाराज नहीं हो पाती। तो सोचो वो पोटली क्या है। अब उसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं, जिस संगठन में प्रभारी को इज्जत ना मिले, कार्यकर्ता की इज्जत तो छोड़ दीजिए, पदाधिकारी की इज्जत छोड़ दीजिए, जिसमें प्रभारी को भी इज्जत ना मिले, ऐसा जो संगठन है वो सिर्फ एक व्यक्ति का आधिपत्य होता है। वो जो पूरा, जैसे आपको याद होगा कि हमने बचपन में देखी थी, रामायण का सीरियल भी देखा था, उसमें रावण का वो जो राज दरबार था वो दिखाते हैं। उसमें वो बोलता है एको अहम द्वितीय ना कोई। मेरे ख्याल से हरियाणा कांग्रेस के अंदर यही है, एको अहम द्वितीय ना कोई। पार्टी को इस पर विचार करना होगा। रिंपल सोई जी, मलाई चाटने का आरोप लगा रहे हैं बजरंग जी, कह रहे हैं आप लोग मलाई चाट रहे हैं, जो मुद्दे आप उन्हें उठा नहीं रहे। मैम आपका ऑडियो म्यूट तो नहीं है उधर से, एक बार देखिएगा। जी नहीं, जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, वो थोड़ा लैग है, म्यूट नहीं है जी। तो कमाल की बात है, बजरंग दास जी, वैसे तो आपने बढ़िया तरीके से नोट किया, बजरंग दास जी जब भी कोई बात आती है तो मलाई वाले इस मुद्दे पे आते हैं। जब भी उनको बीजेपी को काउंटर करना होता है तो उनके पास वो दूसरी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन जिन बातों का इन्होंने नाम दिया है ना, इन जिन चीजों को ये घोटाला कहते हैं, आप मुझे ये बताइए कि कौन सी सरकार है जो खुद घोटाला करके खुद ही उसमें इंक्वायरी कराती है, खुद ही उसमें SIT बिठाती है। कोई ऐसे छोटी मोटी नहीं, हाई लेवल SIT बिठाई जाती है। और एक तरफ कांग्रेस है जो ये कर गए हैं, वो कई सालों बाद जब कोई और दूसरी सरकार आती है तब जाके समझ में आता है कि क्या क्या घोटाला ये करके गए हैं, जिनकी इंक्वायरी दूसरी सरकारों के आने के बाद पता चलती है। तो ये होता है सरकार का घोटालों में शामिल होना। और जहाँ पे सरकार घोटालों में शामिल होती है ना, वो सामने नहीं आते बजरंग दास जी, वो तो आपको अच्छे से पता है। और जिस गुठली की रमन मलिक जी बात करते हैं, सबको पता है क्या है गुठली, किसके साथ मिलके हुड्डा जी ने, किसके साथ, बजरंग दास जी आपको फिर मैं बोलने भी दूंगी, किसके साथ मिलके हुड्डा जी ने हरियाणा में कई जमीन के घोटाले किए हैं, कई घोटाले, एक घोटाला नहीं है। आप मेरे को अगर नहीं आप बोले मैं चुप थी, अब अगर मेरे बोलने में आप बोलेंगे तो त्रिपाठी जी आपको बताओ कि इनको बोलना मैं नहीं दूंगी। बिल्कुल गलत बात है बजरंग दास जी, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं आ रहा हूँ, सुनिए ना बजरंग जी, सुनिए, तभी आपको कुछ होने लग जाता है। अर्जुन जी आ रहा हूँ मैं। आप इनसे ये तो पूछ लो ना, जब रजिस्ट्रियां बैन थी कोरोना के समय में, अरबों रुपए रजिस्ट्री कैसे हो गई, ये तो पूछ लो आप, पता लग जाएगा किसके पास महकमे पानी उठेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने? आपकी दिक्कत ये है बजरंग दास जी कि औरत होती है, आपसे बदलाव होती है, शुरू करते हैं। हमने तो कभी हटा नहीं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री पूरा देश का होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, तो सबका प्रधानमंत्री है और प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा भी मुख्यमंत्री है, उसमें क्या बात है? कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री सामने
प्रदेश के समस्या में मुख्यमंत्री सामने रखेंगे आपके लिए। पहले हुड्डा जी कुमारी शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने के लिए कई अपने एमएलए को भेजते हैं, पहले वो हुआ। अभी आपके प्रदेश प्रभारी के खिलाफ आपको दिक्कत हो रही है। आप मुझे ये बताइए, आप कभी अपने अंदर भी झांक के देखते हैं या नहीं? आप कभी ये भी देखते हैं अपने गिरबान में झांकिए? कांग्रेस को अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कांग्रेस को। भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो सबसे बड़ी कमेटी है, जिसके अंदर और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनते हैं? और लीडर ऑफ अपोजिशन पे कौन बने बताइए? आप ये बताइए, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने? आज से नहीं 2013। ठीक है सर, ठीक है, उलझेंगे नहीं, एक एक करके बात आज से नहीं हो रही है। सुनिए, उलझेंगे नहीं, एक एक करके बात रखेंगे। अर्जुन जी समय मांग रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि भाई सरकार को मुद्दे उठाने चाहिए, तो विपक्षी दल क्या कर रहा है? ये मैं पहले भी बता चुका कि सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई हुड्डा लड़ रहे हैं, ना किसी की हरियाणा प्रदेश के मुद्दों से कोई लेना देना। और इसी तरह जिस तरह से आज कांग्रेस का हाल है, कुछ समय में आने वाले में जेजेपी पार्टी का भी यही हाल होने जा रहा है। जिस तरह से कि आपने पिछले निकाय चुनाव में देखा, निकाय चुनाव में आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ पैर जोड़कर 2-4 सीटें लेकर चुनाव लड़ा गया। और फिर जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे गए। जेजेपी के प्रत्याशी जहां पर खड़े थे वहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा हुआ है, बीजेपी ने जेजेपी के सामने प्रत्याशी उतारा जा रहा है। यहाँ तक आप देखिए शाहबाद के अंदर पूर्व मंत्री बेदी और इनके विधायक शाहबाद से जेजेपी के रामकरण काला जी, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं वहां पर वे। और ये हालात आने वाले समय में या तो भारतीय जनता पार्टी में विलय करने पड़ेगा जेजेपी को, नहीं तो जल्दी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्योंकि एक भी अर्जुन जी इनेलो के बारे में भी कुछ सोचा है आपने? मैं आ रहा हूं मैडम, मैं आ रहा हूं। एक छोटा सा रिएक्शन अर्जुन जी का। अर्जुन जी इनेलो के बारे में भी कुछ सोचा है? क्योंकि देखिए सुनिए, आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विपक्षी दल होने का तो अपना कर्तव्य निभाया नहीं, आईएनएलडी बची जो सत्ता में भी रही, और अभी विपक्ष में भी एक विधायक कम से कम उनका है। एक विधायक होते हुए भी चाहे वो विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाने की बात हो, चाहे प्रदेश के बाहर जनता की आवाज उठाने का, प्रदर्शन करने का, निरंतर लगातार पार्टी आम मुद्दों पर सरकार को जगाने का काम करती है। और विधानसभा के अंदर भी आपने देखा है कि किस तरह से अभय सिंह जी इनके चीथड़े उधेड़ने का काम करते हैं, और इनकी जबान तक नहीं जाती वहां पर भी। इनके प्रदेश के जो मुद्दे हैं, आम जनता के, महंगाई के, बेरोजगारी के, जो आज शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, हर तरह से इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो चाहे वो विधानसभा के बाहर हो, मुद्दे उठाने का काम करती है जी। लेकिन सर अर्जुन जी, थोड़ा लोगों को भी इस बात को समझाना पड़ेगा ग्राउंड पर जाकर, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बहुत पुरानी कहावत है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ चीजें हैं, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मानक है, इसलिए एक जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसके भी उतना ही महत्व है जितना एक मुख्यमंत्री का। हालांकि उसके पास अधिकार ज्यादा होते हैं, लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि आपका है। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बहुत पुरानी कहावत है सर। थोड़ा लोगों के बीच भी आपको जाना होगा। एक समय था, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, निरंतर हमारी बैठकें हो रही हैं, निरंतर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक समय होता है जब एक समय ऐसा था जब पार्टी को के साथ विश्वासघात करके कुछ लोगों ने अपना नहीं सर, वो जो हालांकि उस समय की जो परिस्थितियां थी ना अर्जुन जी, वो कुछ इसी तरह की परिस्थितियां थी। हालांकि ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्टी के साथ नेताओं ने विश्वासघात किया, लेकिन नेताओं की अनदेखी हुई। नेताओं की जैसे विवेक बंसल जी की अनदेखी की बात कही जा रही है कि उनकी अनदेखी हो रही है, कुछ इसी तरह की अनदेखी उस वक्त भी कुछ नेताओं की हुई थी जो उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। क्या इससे इत्तेफाक नहीं रखते आप? अनदेखी किसी की नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वासघात हुआ था। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था। लेकिन निरंतर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, निरंतर हमारा संगठन मजबूत करते जा रहे हैं। और विपक्ष की भूमिका, अभय सिंह जी चौटाला जो निरंतर लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, वो आज भी निरंतर लगातार इंडियन नेशनल लोकदल। आप एक बात देखिए, जब पहले स्थिति कुछ और थी, लेकिन इन निकाय चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने सिंबल में चुनाव लड़ा, पार्षद बनाए और चेयरमैन बनाए और वोट बैंक बढ़ाया। और उसी में देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक कहा, कितने चेयरमैन इनके हारे हैं। जेजेपी का तो बहुत ही बुरा था, ले दे के एक चेयरमैन इन्होंने बनाने का काम किया।
वही इंडियन नेशनल लोक दल ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और लोगों का भरपूर साथ मिला। और लगातार इसी तरह से निरंतर कोशिश की जा रही है, लोगों के बीच में जा रहा है और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि देखिए, जिन लोगों पर भरोसा करके जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकार वोट मांगने का काम किया था, उन्होंने उनकी गोदी में बैठ करके आज उनकी कठपुतली बने हुए हैं, ना कि आम जनता के मुद्दों से तो कोई लेना देना नहीं है। उस समय पर भी अभय सिंह चौटाला जी ने निरंतर लोगों के बीच में कोरोना काल में आपने देखा होगा मंडियों में जाकर किसानों के साथ खड़े होने का काम किया था। हाँ, इस्तीफा तक दिया था, बिल्कुल दिया था, इस्तीफा भी दिया था, दोबारा चुनाव लड़ा, जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। रिम्पल जी शॉर्ट में रखिएगा अर्जुन जी का रिएक्शन जो आप देना। अर्जुन भाई सुनिए ना, और समय थोड़ा कम है, रिम्पल जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, फिर आगे चलेंगे बेनीवाल जी के पास। जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पार्टी को छोड़ा नहीं गया था, पार्टी से निकाले गए थे। और पहली बार हुआ होगा इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि जो पार्टी से निकल के आए हुए चंद लोग थे वो सरकार में है, और जो पार्टी अपना आधार अब सिर्फ 2% तक बचा पाई है वो पुरानी पार्टी है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिस पार्टी को छोड़ के आए कुछ लोग, वो जो कुछ लोग पार्टी छोड़ के आ जाए और वो सरकार में आ जाए, और जो कुछ लोग और जो मैक्सिमम जो अपने पास अपनी पार्टी, उस टाइम पे हमारी तरफ से यही ऐलान हुआ था, हमारी लीडर्स की तरफ से, कि झंडा डंडा पार्टी का प्रेजेंस सब छोड़ के आएंगे। सुनिए ना, क्लियर नहीं हो रहा है, सुनिए तो सही, एक करके बोलेंगे ना। लगातार आप लोग घोटाले कर रहे हैं। बड़े भाई सुनिए तो सही, अर्जुन जी सुनिए ना, अर्जुन जी सुनिए, अरे अर्जुन जी सुनिए तो सही सर, सुनिए। ऐसे स्पष्ट नहीं होगा सर, एक क्योंकि समय कम है, ऐसे समय खराब होगा और कुछ नहीं होगा। सुनिए, कभी रिम्पल जी शॉर्ट में विस्तार में बात करेंगे। अभी सिर्फ एक बात आपको कह दूं कि उस टाइम हमारे नेता का ऐलान था कि झंडा डंडा और पार्टी के साथ मैंने वही छोड़कर आ रहे हैं, अब खुद से अपनी पार्टी बनाएंगे, नए नाम से बनाएंगे। आपने पार्टी का नाम भी नहीं मांगा था, आपने रातों रात पार्टी से निकाला, जिन लोगों को रातों रात पार्टी से निकाला वो आज सरकार में है। आपका विचलित होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक। ठीक है अर्जुन भाई, अब चलेंगे आगे चलेंगे। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, मैं आऊंगा। अर्जुन जी सुनिए ना, आज सत्ता के लालची इतने थे, जेजेपी वाले इतने सत्ता के लालची निकले, अपना झंडा अलग किया, अपना डंडा अलग किया और बीजेपी के साथ जा निकले, सिर्फ अपनी कुर्सी पर जाकर। लेकिन कांग्रेस का है, कांग्रेस को पंजाब हो या दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने खदेड़ा है। और आम आदमी पार्टी ने ऐसे काम किए हैं दिल्ली के अंदर, निरंतर पंजाब के अंदर, कि ना तो बीजेपी का वहां बोलबाला रहेगा, कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं है वहां पर। आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी सारे के सारे। और आज भी अगर विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो आम आदमी पार्टी निभा रही है, ना तो इनेलो निभा रही है और ना ही कांग्रेस निभा रही है। चुनाव में क्या हाल हुआ संगरूर से, अपना खुद का बूथ बयान के खुद का। सुनिए सर, एक एक करके लोगों के साथ। बजरंग जी मैं आ रहा हूँ, सुनिए बेनीवाल साहब, जब स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सीवर व्यवस्था की बात हो, बुजुर्गों के सम्मान की, हर बात के लिए आम आदमी पार्टी। बजरंग जी मैं आ रहा हूँ, सुनिए ना, सुनिए सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट दीजिए, बस 1 मिनट दीजिए सर। बजरंग जी बस 1 मिनट दीजिए। हरियाणा में हम रहेंगे। बजरंग जी बस 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। बेनीवाल साहब बात पूरी कर ले, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सुनिए एक भी जमात नहीं, सुनिए बजरंग जी सुनिए, आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता हैं सर, शांति से सुन रहे हैं, सुनिए ना। बेनीवाल साहब बात पूरी कीजिए। ऐसे आवेश में आने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली में जो आप लोगों का हश्र हुआ है वो आपके सामने है, पंजाब में जो हश्र हुआ है कांग्रेस का वो भी आपके सामने है। आपका एक भी बड़ा नेता ऐसा नहीं रहा जो विधानसभा में जाकर भी बात रख पाए। आप क्या बात करते हैं? तो ये चिंतन शिविर जो आप कर रहे हैं, ये कांग्रेस की भलाई के लिए करना चिंतन शिविर। ऐसा मत करना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बीजेपी के साथ साठगांठ है उसके लिए ये आपका चिंतन शिविर हो। कांग्रेस के लिए चिंतन शिविर करो और आपके नेताओं को बुलाओ। विवेक बंसल को आपने दरकिनार कर दिया, जो आपके प्रभारी हैं। आप बड़े बड़े पदाधिकारी जो नेता हैं आपके, आप उनका ही आज सम्मान नहीं कर रहे,
तो आप हरियाणा की जनता के साथ कैसे सम्मान की बात करेंगे? आप ठीक है, आप इसका अपने जवाब ले लेंगे। अपने नेताओं की आज आप अनदेखी कर रहे हैं, तो हरियाणा की जनता की भी आप अनदेखी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अब जवाब ले लेंगे। एक रमन मलिक साहब एक बीच में कुछ उन्होंने जेस्चर बनाया, अब वो थोड़ा उनसे समझना चाहूंगा मैं। रमन साहब, आप कुछ ऐसा लग रहा था कुछ लपेट रहे थे आप, जैसे बच्चे पतंग उड़ाते समय कुछ धागे उनके उलझ जाते तो सुलझाकर उसे लपेटते, कुछ ऐसा जेस्चर लगा था, ये किसके लिए था? देखिए, सावन का मौसम है, सावन में जब कोई छोड़ता है तो दूसरे लोग लपेट लेते हैं। मैं भी वही कर रहा था। मैं तो धूर्ताधिपति श्री श्री 420 के जो नुमाइंदे यहाँ हैं उनके द्वारा दिए गए सारे व्याख्यान को, परिभाषा को, चीजों को मैं तो समझ रहा था और लपेट रहा था। मैंने कहीं अपने को भी कभी धूर्तपना करना हो तो ये कम से कम ज्ञान तो वर्जित कर लेना चाहिए, तो इसलिए लपेट रहा। बजरंग दास जी। सर पूछिए त्रिपाठी जी। सर, आम आदमी पार्टी का साफ चुनौती तो आपके लिए है ही, आपको 2 जगह उन्होंने बहुत बुरी तरह से पटकनी दी, ये तो रिकॉर्ड्स में है। लेकिन सर, हरियाणा में सावधान रहना होगा, गुटबाजी जल्दी से निपेट लीजिए। मैं आपको जवाब देता हूँ। जहां तक अनिलों की बात करते हो, आप पार्टी की बात करते हो, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। ठीक है सर। मेरे साथी बेनीवाल जी ने कहा कि भाई हम हरियाणा में हम झंडा फहरा देंगे। हाँ। अरे तू तो बता दो, विधानसभा चुनाव अपने लड़े, एक की जमानत बचा पाए। हाँ। आपने चुनाव लड़ा। चलिए फिर 2024 में बजरंग दास जी फिर मौका मिलेगा। समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं माफी के साथ सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी 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 साहब है, कुछ नहीं, इनकी दुकान में सामान नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। आपकी दुकान में बहुत सामान है, मैं चाहूंगा कि आप अपने सामान को संभाल के रखें। नाराजगी है आपस में सर, उस नाराजगी को चिंतन शिविर से पहले निपटा लीजिए, आम आदमी पार्टी को अपने आप जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्रवक्ताओं का समय देने के लिए और जिद अली एनसीआर हरियाणा पर बहस के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चूंकि अब चिंतन शिविर है और कांग्रेस जैसी पार्टी जो सत्ता में भी रही है और अभी मुख्य विपक्षी दल है, तो लोगों में जो इसका संदेश जाए वो बेहतर हो, कोशिश यही पार्टी की रहेगी। लेकिन पार्टी में चल रही खींचतान को लेकर जो सवाल जवाब हुए, उम्मीद है कि इससे कुछ जरूर सीख कांग्रेस लेगी।